नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की संघ कार्यपालिका की। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से एक बहुत ही अहम टॉपिक है, तो आज इसे अच्छी तरह से एक फाइनल रिवीजन की तरह कवर करेंगे। हमारा सफर शुरू होगा भारत के राष्ट्रपति से, फिर हम उपराष्ट्रपति को समझेंगे और उसके बाद सरकार की असली ताकत यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की बात करेंगे। और हाँ, आखिर में हम कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को फिर से दोहराएंगे ताकि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप पोस्ट की। संघ की कार्यपालिका के शिखर पर हैं भारत के राष्ट्रपति। वो हमारे देश के प्रमुख हैं। हाँ, उन्हें नाम मात्र का प्रमुख या नॉमिनल हेड कहा जाता है, लेकिन उनका पद बहुत ही सम्मानजनक और महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद 52 देखिए, बस इतना ही कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सुनने में कितना सरल वाक्य है ना? पर यही वो नींव है जिस पर देश का सबसे बड़ा पद टिका है। सारी कार्यकारी शक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब उन्हें चुनता कौन है? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वोट कौन देता है और कौन नहीं। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते। ये छोटा सा फर्क एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि चुनाव होता कैसे है? ये प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर अगर हम इसे इन 4 स्टेप्स में तोड़ें तो ये बहुत आसान हो जाती है। मेन बातें क्या हैं? ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल होता है और वोटिंग हमेशा सीक्रेट होती है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर और मुश्किल प्रक्रिया है, जिसे हम महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। ये एक तरह की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसके ये 5 स्टेप्स एग्जाम के लिए याद रखने ही रखने हैं। यहाँ एक बात पे गौर कीजिए, आरोप शुरू करने के लिए सिर्फ 1/4 सदस्य चाहिए, लेकिन उसे पास करने के लिए 2/3 सदस्यों का भारी बहुमत लगता है। अब आते हैं राष्ट्रपति की कुछ बहुत ही खास न्यायिक शक्तियों पर, जो उन्हें अनुच्छेद 72 से मिलती हैं। इस टेबल में 5 तरह की क्षमादान शक्तियां बताई गई हैं और हर एक का मतलब अलग है। जैसे पार्डन या क्षमा का मतलब है सजा पूरी तरह से माफ। वहीं कम्यूटेशन या लघुकरण का मतलब है सजा के नेचर को बदलना, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदलना। इन सभी का अपना अपना खास मतलब है। तो राष्ट्रपति के बाद अब बात करते हैं पदानुक्रम में दूसरे सबसे बड़े पद की, यानी भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए अब उनकी भूमिका और चुनाव प्रक्रिया को समझते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव से एक बहुत ही अहम फर्क है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और अक्सर एग्जाम में यहीं से सवाल बनता है। वो है दोनों के इलेक्टोरल कॉलेज का अंतर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य वोट देते हैं, लेकिन इसमें राज्यों के विधायक शामिल नहीं होते। ये राष्ट्रपति के चुनाव से एक बहुत बड़ा अंतर है। उपराष्ट्रपति की सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका है राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की। मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति भी होगा। इसके अलावा यहाँ कुछ और जरूरी फैक्ट्स हैं, जैसे उनका कार्यकाल 5 साल का होता है और उनकी योग्यताएं क्या हैं। तो हमने नाम मात्र के प्रमुख को समझ लिया, लेकिन अब चलते हैं असली पावर सेंटर की तरफ। वो जगह जहां से असल में सरकार चलती है और देश के लिए नीतियां बनती हैं, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। और ये स्लाइड कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम की आत्मा को दिखाती है। डे ज्यूरे यानी कानून के हिसाब से या कहें कागज पर देश के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, लेकिन डे फैक्टो यानी असलियत में सारी कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। वही सरकार के और देश के असली कार्यकारी प्रमुख हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही सटीक बात कही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को सरकार की धुरी बताया था, मतलब वो सेंटर पॉइंट जिसके इर्द गिर्द सरकार का पूरा तंत्र घूमता है। 15%, ये नंबर क्यों इतना जरूरी है? ये 91st संविधान संशोधन से आया एक बहुत जरूरी नियम है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल ना बने और सरकार सही आकार में रहे। अच्छा, अब फटाफट एक नजर डालते हैं सरकार के टॉप वकील पर।
यानी अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। ये देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं। तो हमने मुख्य पदों को तो समझ लिया है, अब बारी है एक रैपिड फायर रिवीजन की। चलिए, जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ये टेबल एक तरह से आपका चीट शीट है। कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, सब एक ही जगह पर। इस तरह के मैच द फॉलोइंग सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इस पर एक नजर जरूर डालिए। और अब कुछ नाम और उनसे जुड़ी खास बातें। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, या निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत जो कहता है कि पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, वो सिद्धांत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के रिश्ते को कैसे प्रभावित करता है, इस पर सोचिएगा जरूर। इससे संघ कार्यपालिका पर आपकी समझ और भी गहरी होगी। अपनी तैयारी जारी रखिए।